all, welcome to session 2 of some basic concepts of chemistry. अब जैसा कि सेशन 1 में आपने पढ़ा है कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन सी होती है, क्या इंपॉर्टेंस होता है केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद में मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है. अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स के बारे में. अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको क्वांटिटेटिव नेचर होता है. क्वांटिटेटिव नेचर मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और जब भी हम उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद में हम लोग एक यूनिट लगाते हैं. अब हम जो फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसको हम लोग जब भी क्वांटिफाई करते हैं यानी हम उसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज हमको लेंथ मेजर करना है तो हम लोग लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, जो कि यूनिट होता है लेंथ का. जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम लोगों ने कोई लेंथ गिना 6 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, है ना, तो यहाँ पे ये जो मीटर है दैट इज अ यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली अगर सपोज आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लेते हो, वॉल्यूम ले लिया, एरिया ले लिया, डेंसिटी ले लिया, तो जब भी हम उसको उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड डिनोट करेंगे, तो साथ ही में हम उसके साथ में एक उसका यूनिट भी डिनोट करते हैं. जैसे हम कहें कि अगर वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका यूनिट हो गया, 100 जो है इस उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. या एरिया अगर सपोज हम कहें कि एक क्यूब है, उसका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब 6 उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, मीटर स्क्वायर जो है उसका यूनिट हो गया. सिमिलरली अगर डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ग्राम पर ml होती है, तो ग्राम पर ml उसका यूनिट हो गया, जबकि 1 जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया. तो इस तरीके से जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी या केमिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका यूनिट होता है. बट एक सवाल उठता है कि भाई जब हम लोग कोई क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोगों को लेंथ गिनना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेप होता है उससे मेजर कर सकते हैं, या रूलर या जिसको हम लोग स्केल कहते हैं उससे मेजर करते हैं. तो देखिएगा जो रूलर या स्केल है उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से जो है मार्किंग्स होते हैं, इसका मतलब वो स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई. तो जब हम लोग एक अननोन क्वांटिटी को, यानी जो लेंथ आपको मेजर करना है वो अननोन है, आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपेयर करते हो, तो हम उसको कहते हैं मेजरमेंट. यानी मेजरमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी with known standard quantity and expressing the value in number followed by unit is called as measurement. यानी हम ये कहें कि हमने अगर एक अननोन क्वांटिटी को नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में कंपेयर किया और रिजल्ट को अगर सपोज हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके बाद में यूनिट के साथ में उसको अगर सपोज एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको कहते हैं मेजरमेंट. देखिए आपको अगर सपोज अपना वेट गिनना है तो हम वेट बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं. वेट आपका अगर सपोज 60 kg आया तो देखिए 60 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और kg जो है वो क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया. सिमिलरली अगर सपोज हम लोगों को एक वायर गिनना है, वायर अगर सपोज मैंने टेप से गिना तो टेप ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वायर का लेंथ जो है वो अननोन है, तो हम लोग एक अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ में जो है वो कंपेयर कर रहे हैं. और से फॉर एग्जांपल उसका लेंथ आया 5 मीटर, तो हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और फॉलोड बाय यूनिट एक्सप्रेस किया है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेजरमेंट. यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग 2 हिस्सों में एक्सप्रेस करते हैं. पहला वाला पार्ट होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और उसके बाद में होता है यूनिट. जैसे लेंथ हमने गिना था 6 मीटर, तो हमने कहा 6 ये हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गया और मीटर जो है वो यूनिट हो गया. लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम लोग प्रॉपर यूनिट्स में मेजर मतलब एक्सप्रेस करें. अगर सपोज हम लेंथ को लीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जो प्रॉपर यूनिट है वो तो मीटर से है ना, लेंथ को सेकंड्स में भी नहीं बोल सकते हो आप. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको प्रॉपर यूनिट्स के साथ में हम लोगों को एक्सप्रेस करना चाहिए.
तो यूनिट को भी हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, और यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं द आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज यूनिट्स। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी के जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स जो आर्बिटरीली फिक्स है, यानी एक फिक्स वैल्यू दिया हुआ है उसको, है ना, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी सारी जगह पे अगर 1 किलो में हम यहाँ गिनते हैं, 1 किलो हम लोग अमेरिका में भी गिनते हैं, तो सेम ही आना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं यूनिट। अब ये जो यूनिट्स होते हैं उसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स ऐसा कहा जाता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है यानी SI सिस्टम जो है, उसके अंदर 7 जो है बेसिक यूनिट्स होते हैं, और ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं उनके मल्टीपल्स भी होते हैं, जिनको हम लोग इंडिकेट करते हैं सेवरल प्रीफिक्सेस से, जिनको हम लोग आगे देखेंगे। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो SI सिस्टम में या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 बेसिक यूनिट्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए होते हैं। जैसे पहला वाला है मास के लिए हम सिंबल यूज करते हैं m, और उसका SI यूनिट है किलोग्राम। सिंबल SI यूनिट के लिए है kg। दूसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं l, उसका SI यूनिट होता है मीटर, और मीटर के लिए सिंबल यूज करते हैं m। तीसरा वाला फिजिकल क्वांटिटी है टाइम। टाइम के लिए सिंबल t यूज करते हैं, उसका यूनिट है सेकेंड, और सिंबल है s। फोर्थ वाला जो है उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, सिंबल है T, उसका SI यूनिट होता है केल्विन, और केल्विन का सिंबल हम लोग K से डिनोट करते हैं, कैपिटल। फिफ्थ वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये केमिस्ट्री में बहुत बार यूज किया जाएगा। उसका जो सिंबल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए उसको N से डिनोट करते हैं, और SI यूनिट होता है उसका मोल, और सिंबल है MOL। सिक्स्थ वाला फिजिकल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी। इसका सिंबल होता है LU, और इसका SI यूनिट होता है कैंडेला। सिंबल कैंडेला का होता है CD। और सेवेंथ वाला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक करंट, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका सिंबल है I, और SI यूनिट होता है एम्पियर, और सिंबल है इसका A। अब ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है और उनके जो 7 यूनिट्स है ना, इनको जनरली हम लोग यूज करते हैं, इनको हम लोग बेस यूनिट्स कहते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से जो है बाकी सारे यूनिट्स बनते हैं, और उन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। यानी ऐसे यूनिट्स जिनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स, यानी ये जो 7 यूनिट्स है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, कैंडेला, एम्पियर, इनसे बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे डेंसिटी। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का यूनिट होता है kg, और वॉल्यूम का अगर आप मीटर क्यूब लेते हो तो आपने मीटर क्यूब को मीटर से जो है डिराइव किया हुआ है। kg पर मीटर क्यूब ये यूनिट होना चाहिए डेंसिटी का, जो कि आपने बेस यूनिट से डिराइव किया हुआ है, और इसलिए kg पर मीटर क्यूब यानी डेंसिटी का जो यूनिट होगा दैट शुड बी द डिराइव्ड यूनिट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, एरिया जो है, एरिया ये डिराइव्ड यूनिट है, उसको मीटर स्क्वायर में गिनते हैं। वॉल्यूम मीटर क्यूब डिराइव्ड यूनिट है। डेंसिटी डिराइव्ड यूनिट है। वेलोसिटी का भी यूनिट डिराइव्ड है। एक्सेलरेशन डिराइव्ड यूनिट है। तो ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके अलावा बाकी के जो यूनिट्स है या जो डिराइव किए हुए फंडामेंटल यूनिट्स है, हम उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये जो 7 आपके बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, इसके अलावा जो है SI सिस्टम जो है कुछ मल्टीपल्स भी यूज करती है। जैसे 10⁻³ माने 1000। देखिए अगर सपोज में हम कहें 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, यानी 10⁻³ ये जो प्रीफिक्स है उसको वो बोलते हैं किलो, हम लोग भी बोलते हैं किलो। 10⁻6 जो है उसको हम लोग बोलते हैं मिलियन। 10⁻³ को हम लोग कहते हैं मिली। देखिए अगर हम 1 मिलीमीटर यानी कितने मीटर, 10⁻³ तो जब आप 10⁻³ ये प्रीफिक्स लगाते हो तो हम उसको कहते हैं मिली। इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स के साथ में। किलो, माइक्रो, मेगा, पिको,
नानो। अब ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये सोचिए कि हम लोग प्लस की तरफ चलते जाते हैं। तो सबसे पहले 10⁻1 जो है उसको कहते हैं हम लोग डेका। 10⁻1 यानी 10, 10⁻2 यानी 100 हम कहते हैं उसको हेक्टो, 10⁻3 यानी 1000 हम उसको कहते हैं किलो, 10⁻6 को हम लोग कहते हैं मेगा, 10⁻9 को हम कहते हैं गीगा। आजकल देखिए कंप्यूटर का डाटा जो है जीबी में होता है, गीगाबाइट्स 10⁻9। 10⁻12 हम कहते हैं टेरा, 10⁻15 प्रीफिक्स लगाया तो कहेंगे पेटा, 10⁻18 रहेगा तो कहते हैं एक्सा, 10⁻21 अगर रहेगा तो हम कहते हैं जीटा, और 10⁻24 अगर रहेगा तो हम कहते हैं योटा। यानी आप 10⁻1 से लेके 10⁻24 जो भी प्रीफिक्सेस लगेंगे ये हम लोगों को याद होने चाहिए, हमको पता होने चाहिए। चलिए सिमिलरली डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 100 यानी 10⁻1, 10⁻2 इसके बारे में भी देखते हैं। अगर आप 10⁻1 को कंसिडर करते हैं प्रीफिक्स तो हम उसको कहते हैं डेसी। 10⁻1 इज डेसी। 10⁻2 है तो वो होता है सेंटी। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 मीटर, तो 10⁻2 यानी सेंटी, 10⁻3 यानी मिली। देखिए 1 मिलीमीटर 10⁻3 मीटर, 10⁻6 यानी माइक्रो। तो अगर कोई भी क्वांटिटी में 10⁻6 है, अगर सपोज 10⁻6 मीटर है तो हम उसको कहेंगे माइक्रोमीटर, 10⁻9 यानी नानो। तो अगर लेंथ दी है आपके पास में बहुत माइन्यूट वाली लेंथ है, डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर सपोज डिस्टेंस दिया हुआ है और वो एक्सप्रेस किया हुआ है 10⁻9 मीटर्स में, तो हम उसको कहेंगे नानोमीटर। पिकोमीटर यानी 10⁻12, पिको का मतलब होता है 10⁻12। 10⁻15 को हम लोग कहते हैं फेम्टो, 10⁻18 अगर प्रीफिक्स लगा है तो हम कहते हैं अटो। अब उसके सामने लीटर हो सकता है, उसके सामने मीटर हो सकता है, जो भी यूनिट रहेगा। 10⁻21 को हम कहते हैं जेप्टो, और 10⁻24 को हम कहते हैं योक्टो। अब देखिए 10⁻24 योक्टो, 10⁻+24 अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनको हम लोग कहते हैं योटा। अब ये जो सारे प्रीफिक्सेस हम लोगों ने देखे, इसके अलावा हमें 2 और प्रीफिक्सेस याद रखने चाहिए, जैसे कि सेमी। सेमी का मतलब होता है 1/2 मतलब 0.5, और सिस्क्वे का मतलब होता है 3/2 यानी 1.5। तो 3/2 यानी 1.5 हो गया सिस्क्वे और सेमी के अलावा हमको ये भी याद रखना है कि मोनो का मतलब होता है 1, डाई या बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेप्टा का मतलब होता है 7, ऑक्टा का मतलब होता है 8, नोना का मतलब होता है 9, और डेका का मतलब होता है 10। तो ये जो सारे प्रीफिक्सेस है, ये प्रीफिक्सेस जो है हम लोगों को डिफरेंट जो यूनिट्स है उसके साथ में देखने के लिए मिलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस है क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में, जो हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला वाला है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है उसको जनरली लीटर में मेजर करते हैं, पर 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 dm³ यानी डेसीमीटर क्यूब, और 1 decimeter cube या 1 liter should be further equals to 10⁻³ meter cube. तो 1 liter equals to 1 dm³ equals to 10⁻³ meter cube. अब क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 dm होता है, तो 1 dm³ इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब कोई हम लोग मिलीलीटर में लिख सकते हैं। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 dm³ इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब शुड बी ऑल्सो इक्वल्स टू 10⁻³ ml शुड बी इक्वल्स टू 10⁻³ cc भी कह सकते हैं। cc इज सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि 1 cc शुड बी इक्वल्स टू 1 ml इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 1 ml, ये तो हमको पता है, बट दैट शुड बी इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस है वॉल्यूम के लिए। अब लेंथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्शंस देखते हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम।
इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या दैट शुड बी इक्वल्स, अगर उसको मीटर में लिखना है तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसके अलावा अगर इंच में दिया है तो 1 इंच, उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 इंच शुड बी इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट शुड बी इक्वल्स टू 12 इंचेस, तो बहुत बार जो है वो फुट में भी दिया रहेगा तो फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंचेस को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 यार्ड शुड बी इक्वल्स टू 3 फीट, एक यार्ड जो है वो 3 फीट का होता है। 1 माइल इक्वल्स टू 1760 यार्ड, दैट इज इक्वल्स टू 5280 फीट, और दैट इज इक्वल्स टू क्या है 5280 फीट, मतलब देखिए 1 माइल जो है 5280 फीट के इतना हुआ। सिमिलरली 1 माइल इज इक्वल्स टू, अगर उसको किलोमीटर में लिखना है तो हम कितना लिखते हैं, 1 माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, माने 1000 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर यानी 10 टू द पावर 3 मीटर यानी 1000 मीटर। तो लेंथ के लिए आपको ये सारे कन्वर्शंस याद रखने होंगे। उसके अलावा अगर सपोज और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े तो दैट इज मास, और मास में हम लोग बोलते हैं एक छोटा यूनिट, जैसे हम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने वाले केमिस्ट्री में, तो एटम एक बहुत ही छोटी एंटिटी है और उसका मास जो है जनरली एटॉमिक मास यूनिट में गिना जाता है, AMU कहते हैं हम इसको, और 1 AMU will be equals to 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। देखिएगा 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम माइनस 24, देखिए एकदम छोटा सा जो है यूनिट है 1 AMU। सिमिलरली 1 ग्राम को अगर सपोज मिलीग्राम में लिखना है तो दैट इज 1000 मिलीग्राम्स, 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम्स, 1 kg इज 1000 ग्राम, और अगर उसको पाउंड्स में लिखना है तो 1 kg शुड बी इक्वल टू 2.205 पाउंड्स विच इज बीइंग डिनोटेड बाय LB। 1 क्विंटल शुड बी इक्वल टू 100 kg, 1 टन शुड बी इक्वल टू 1000 kg, 1 पाउंड LB शुड बी इक्वल टू 453.59 ग्राम्स, 1 पाउंड यानी कितना ग्राम, 453.59 ग्राम्स। 1 मेट्रिक टन जब भी लिखा हुआ रहेगा यानी 1000 kg, 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 kg होता है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम, लेंथ और मास के कन्वर्शन। अब हम कहते हैं प्रेशर के लिए क्या कन्वर्शंस होते हैं। प्रेशर में जनरली हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में। एक एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg बैरोमीटर पे, या 760 mm ऑफ Hg, या उसी को हम लोग कहते हैं 760 टॉर्शंस। सिमिलरली 1 एटमॉस्फेयर जो है उसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो कन्वर्शन है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 1 पास्कल होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर शुड बी ऑल्सो इक्वल टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर इसी को हम लोग को डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है तो 1 एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सारे जो है कन्वर्शंस हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं। तो अभी हमने वॉल्यूम खत्म कर लिया, लेंथ, मास और प्रेशर के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट वाला कन्वर्शन हम कहते हैं फोर्स। ध्यान रखिएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 पास्कल, और अगर सपोज हमको अर्ग में दिया, अर्ग और जूल्स में, तो हम कन्वर्शन करते हैं 1 अर्ग शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 जूल्स। अब ये जो है जूल्स, ये फोर्स बनाए, हम लोग को एनर्जी और वर्क देखना चाहिए, तो हम लोग कुछ यूनिट एनर्जी और वर्क के भी देखते हैं। 1 कैलोरी, जनरली एनर्जी या वर्क हम लोग कैलोरीज में गिनते हैं। 1 कैलोरी शुड बी इक्वल टू 4.184 जूल्स। 1 जूल शुड बी इक्वल टू 0.239 कैलोरीज। अगर आप 1 जूल लेते हो तो दैट इज 0.239 कैलोरी, और 1 कैलोरी हमने कितना बोला अभी, 4.184 जूल्स। Similarly, 1 liter atmosphere is also a unit of work, is equals to 101.3 joules। 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल्स होता है, और अगर उसको कैलोरीज में लिखना है तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू 24.23 कैलोरीज। सिमिलरली जो वर्क है या एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखी जा सकती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट इज अ पोटेंशियल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ वर्क, और उसको हम लोग कन्वर्शन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब एक और लास्ट वाला हम लोग कन्वर्शन देखते हैं, और कन्वर्शन है टेम्परेचर के लिए। जनरली टेम्परेचर केल्विन में लिखा रहता है, तो अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, लेट्स से T डिग्री सेल्सियस, तो हम उसको जो है केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग 273। तो कोई भी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें आप 273 ऐड करोगे तो वो आपका आ जाएगा केल्विन में। टेम्परेचर में और दो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, कन्वर्शन ऑफ फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्शन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आपको कोई टेम्परेचर दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में और उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इन ब्रैकेट F-32। यानी अगर कोई भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, हम लोग आगे करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो हम उसको आसानी से जो है अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको आसानी से हम लोग जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई टेम्परेचर जो है आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में करना है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यानी आप अगर सपोज जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस उसमें 32 करते हो, तो आपका जो भी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटीज और जो यूनिट्स है उनके कन्वर्शंस को लेके अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल 1, क्वेश्चन सेज द वर्क डन इन अ प्रोसेस इज 20 लीटर एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट द वर्क डन टू जूल्स एंड कैलोरीज। तो जो वर्क डन है हम लोगों को दिया हुआ है प्रोसेस में, और हम लोगों को कहा है कि जो वर्क डन है उसको जूल्स और कैलोरीज में कन्वर्ट करिएगा। अब कितना दिया है वर्क डन? वर्क डन दिया है हम लोगों को, W दिया है 20 लीटर एटमॉस्फेयर, और हमको इसको कन्वर्ट करना है जूल्स और कैलोरीज में। अब हमें ये पता है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर equals to 101.325 जूल्स। तो अगर 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 101.325 जूल्स, सो देयरफॉर वर्क डन कितना होना चाहिए 20 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 20 into 101.325, that is equals to 2026.5 जूल्स। सिमिलरली हम लोगों को वर्क डन कैलोरीज में भी कैलकुलेट करने के लिए बोला। अब हमको लर्न होना चाहिए कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 24.23 कैलोरीज। तो अगर सपोज 1 लीटर एटमॉस्फेयर यानी 24.23 कैलोरीज, तो अगेन वर्क डन कितना दिया था 20 लीटर एटमॉस्फेयर, सो 20 इंटू 24.23 यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 484.6 कैलोरीज। सो इस तरीके से जो है न्यूमेरिकल हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया अगर हम लोगों को कन्वर्शंस पता है तो। चलिए अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल करते हैं। Now the numerical says work done in a process is 400 joules, convert it to calories। अब work done दिया हमको 400 joules, isn't it? So W equals to 400 joules कहा हुआ है और हमको उसको कैलोरीज में कन्वर्ट करना है। हमको कन्वर्शन पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए 1 जूल इक्वल्स टू 0.239 कैलोरीज। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू 0.239 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 95.6 कैलोरीज। Now let's look at numerical number 3. The question says mass of a substance is 400 AMU. Express the mass in grams. यानी हमें मास AMU में दिया है और कितना दिया है मास, लेट्स से mass of substance हमको दिया हुआ है 400 AMU. Now we know that 1 AMU equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams.
तो फिर मास ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा? सो मास ऑफ सब्सटेंस will be equals to 400 into 1.66 into 10 to the power minus 24. That comes down to be 664 into 10 to the power minus 24 grams. Next question is convert 100 degree Celsius to degree Fahrenheit. अब टेम्परेचर दिया हम लोगों को कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. एंड वी ऑल्सो नो व्हाट इज द कन्वर्शन. अगर सपोज कन्वर्शन करना है हमको तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? हमारे पास में फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. So let us put the value of degree Celsius. 9/5 into 100 degree Celsius plus 32. So ये 5 और 100 कैंसिल हो गया तो 29 into 2 is this is 180 plus 32. So that will become 212 Fahrenheit. Similarly, convert 95 Fahrenheit to degree Celsius. So इस सब में हम लोगों को टेम्परेचर दिया है और कितना दिया टेम्परेचर? टेम्परेचर दिया 95 Fahrenheit. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्शन ऑफ Fahrenheit टू डिग्री सेल्सियस? तो फॉर्मूला है हमारे पास में डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 F minus 32, जहाँ पे F इज टेम्परेचर इन Fahrenheit. तो 5/9 F minus 32. F कितना है? 95 minus 32. So 5/9 into 63. Now 9 7s are 63. Okay, and 9 1s are 9. So 5 7s are 35 degree Celsius. ये हो गया हमारा आंसर. That's all in this session. Thanks for watching. Please subscribe to the channel and keep on watching to get more videos like this for your future preparation.